ओके बच्चों, तो आज हमें हमारा पोर्शन जो चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। BB5 डिस्कस करना, यस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, फिर BB5 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ चीजें बच गई थी हमारी, वो समझते हैं। हमने समझा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इफ इट इज नॉन जीरो, देन इट क्रिएट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्रिएट होती है, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर सकते, वी कैन डिफाइन ईएमएफ फॉर दिस। हमने पढ़ा था कि किसी भी लूप में जो ईएमएफ आता है, वो उस लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ही होता है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन किसी पाथ पे इंटीग्रेशन कर दे, तो जिस पाथ में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस पाथ का हमें ईएमएफ मिल जाता है। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये चीज लूप को लेके बताई थी कि लूप में ईएमएफ निकालना है तो लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर दो, तो हमको लूप में ईएमएफ मिल जाएगा। आज मैं बता रहा हूँ कि किसी भी पाथ के अलोंग अगर आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन पता है तो उस पाथ का ईएमएफ बता सकते हो। व्हाट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट पाथ, ये बता सकते हो, ठीक है। क्लास के क्वेश्चन से ही अच्छा रिवीजन हो जाता है, हाँ वही। चलो, तो अब इस कॉन्सेप्ट में मैं कुछ चीजें बतानी थी आपको। हमने पढ़ा था कि अगर सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस रीजन के अंदर और बाहर कितनी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने फाइंड करा था। सपोज इस रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड दैट इज वेरिएबल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो अगर मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे जाऊं तो यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बाहर कितना होगा, ये सब हम निकाल चुके थे। यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्कुलर लूप क्रिएट होते हैं, इस तरह के सर्कुलर लूप क्रिएट हो जाते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था मैंने, हाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ बताया था कि नहीं बताया था, हाउ वी विल फाइंड सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में सर इंड्यूस्ड करंट के, ये आधा अधूरा नहीं कहना है ना। आधा अधूरा से क्या होता है कि हमारे दिमाग में आधा अधूरा चीज रह जाती है, फिर क्वेश्चन में गलत हो जाता है, ठीक है। तो जो भी चीज हम याद रखो, पूरा कंप्लीट सेंटेंस याद रखो, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही लेंज लॉ से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, अब अंदर अगर मुझको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमने निकाला था, याद करो, दैट वाज r/2 dB/dt। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल R रेडियस में है तो बाहर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था वो आया था हमारे पास r²/2 टाइम्स स्मॉल r इंटू dB/dt। ये हम डिराइव कर चुके थे, क्लियर, ये हम डिराइव कर चुके थे, ठीक है। अब आज अपन इस पे बेस्ड एक नई चीज देखते हैं। सपोज मैं नया डायग्राम बना रहा हूं, सपोज मेरे पास एक r रेडियस का रीजन है, मेरे पास एक r रेडियस का रीजन है which contains magnetic field which is variable, which contains magnetic field and which is variable, and there is a conducting rod, this is a conductor placed in the region of magnetic field, the center of the circular region, वहां से रॉड की जो हाइट है वो h है, सेंटर ऑफ सर्कल से जो रॉड की हाइट है वो h है, लेंथ ऑफ रॉड इज l। Find induced EMF in the rod if magnetic field in the region is changing। यहाँ पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैं हर जगह क्रॉस नहीं बना रहा हूँ, मैंने कुछ जगह दिखा दिए, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में और वो चेंज हो रही है। आपको dB/dt नॉन जीरो दिया है मैंने, तो आप मान लो dB/dt इज इक्वल टू अल्फा, एज्यूम कर लो कि dB/dt कांस्टेंट रेट से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो बताओ इसका इस रॉड में कितना ईएमएफ आएगा। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस रॉड, करो, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड। नहीं बेटा, जीरो नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो ईएमएफ भी आएगा, आंसर इज नॉट जीरो।
रॉड में ईएमएफ कितना आएगा बताओ। आयुष ये भी गलत है। ईएमएफ निकालना कैसा है ये मैंने बता दिया, देखो ये रहा। किसी भी पाथ में ईएमएफ चाहिए तो उस पाथ के अलाउंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कर दो। जिस पाथ में आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड, ईएमएफ रिक्वायर्ड है, उस पाथ में थोड़ा सा हिंट देता हूं। आप सेंटर से किसी जनरल पॉइंट पे जाओ, यहाँ पर वायर का छोटा सा लेंथ, जो भी रॉड है उसकी छोटी सी लेंथ का वेक्टर कंसीडर करो। रॉड की छोटी सी लेंथ का वेक्टर कंसीडर करो, डीएल वेक्टर बनाओ। इस डीएल वेक्टर पोजीशन पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो देखो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देखो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो देखो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देखो। और फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये फाइंड करो और इसको पूरी रॉड के लिए इंटीग्रेट कर दो। इस छोटी सी लेंथ में जो ईएमएफ होगा वो ये होगा, ई इंड्यूस्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट। उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा ईएमएफ मिल जाएगा, है ना। आपको जो छोटा सा ईएमएफ दिखेगा that will be E induced dot DL vector. And if you integrate this, you can get the total EMF. करो। अच्छा, आपको ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं? मान लो कि आप सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हो, तो आप यहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो ना, है ना। ठीक है, कितना होगा वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड? वो होगा R/2 dV/dt। जो भी dV/dt की वैल्यू लिख देंगे अपन, R/2 dV/dt। अब डॉट डीएल तो वो जाएगा डीएल इंटू दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल का कॉस थीटा। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या है, वो ये थीटा है। अगर तो यहाँ 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा होगा। अगर यहाँ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो इधर भी थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर यहाँ डीएल वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, नाउ दिस r cos थीटा इज h। आप देखो r cos थीटा h है, यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं, r cos थीटा इज h। और अगर ध्यान से देखो तो वहां पे r cos थीटा का टर्म दिख रहा है आपको, ये देखो, ये r और ये cos थीटा, r और cos थीटा। तो r cos थीटा को लिख दो h, तो ये हो गया हमारे पास h/2 dV/dt इंटू dl। क्या h/2, h इस रॉड पे कहीं पर भी हो, h की वैल्यू तो h ही होगी, ये डिस्टेंस तो सेम ही आएगी ना भाई। r का जो इधर कंपोनेंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, h इज कांस्टेंट, dB/dt इज आल्सो नॉट चेंजिंग विद पोजीशन। यहां से वहां जाने पे dB/dt थोड़ी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन इज नॉट चेंजिंग। एंड dl इज द स्मॉल लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल लेंथ, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बस, ये तो बाकी चीजें कांस्टेंट है। So now net EMF in this rod should be the integration of this small EMF, and this EMF has h is a constant, dV/dt is also a constant, dl's integration will be there, and dl is the small length, and integration of that length should be the total length of the wire, total length of the rod, and EMF in the rod is going to be HL/2 into dV/dt. समझ में? Integration dl is going to be the length of the wire, length of the rod.
इज दिस क्लियर? यस, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास फाइनल ईएमएफ आ गया रॉड के अंदर कितना है। अब अगर आप ध्यान से देखो दिस HL/2, HL/2, व्हाट इज दिस HL/2? इफ यू join the center of the circle with the ends of the rod, if you join the center of circle with the ends of the rod, you will get this triangle, you will get this triangle, and area of this triangle will be half base into height, half base into height, L into H, half of that. So LH/2, this is the area of this triangle. तो EMF क्या आ गया हमारे पास? ये यही वाला एरिया है। तो EMF जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू dB/dt। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इस एरिया को कंसीडर करो तो इस एरिया में dB/dt मल्टीप्लाई करोगे तो इस एरिया में आने वाला नेट ईएमएफ मिलेगा आपको, इस एरिया में आने वाला नेट ईएमएफ मिलेगा, और वो नेट ईएमएफ इस साइड और इस साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये साइड और ये साइड में तो ईएमएफ होगा ही नहीं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की परपेंडिकुलर होगी, रेडियस की बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रेडियल डायरेक्शन में ईएमएफ नहीं आता, इस लाइन के अलोंग ईएमएफ जीरो है, इस लाइन के अलोंग ईएमएफ जीरो है। ये समझ में आ रहा है क्या? अलोंग दिस लाइन E induced dot displacement is going to be zero because E induced और displacement perpendicular हो जाएंगे। इस लाइन के along displacement vector and induced electric field vector are perpendicular। समझ में आ रहा है? Along the radial direction, induced electric field vector and displacement vector are perpendicular। So इस लाइन में कोई EMF नहीं होगा, इस लाइन में कोई EMF नहीं होगा, तो इस पूरे ट्राइंगल में जो EMF डेवलप होगा वो इसी रॉड में बचेगा। And that EMF is definitely area into dB/dt by Faraday's law। तो ये तो अपन Faraday's law से भी निकाल सकते थे। आ रहा है समझ में? चलो, क्या ये समझ में आया अच्छे से? Is this point clear? आयुष बोल रहा है यस, एक नो आया मेरे पास, Faraday लॉ से नहीं आया। Faraday लॉ से बेटा ऐसा कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस ट्राइंगल का एरिया into rate of change of magnetic field is a EMF developed in this triangle, but in this triangle this sides will have zero EMF, so the total EMF developed in the triangle is only in this side। ठीक है, ये चीज एग्री करते हो? along this line and along this line EMF is zero, along the radial lines EMF is zero। why? Because along radial line displacement and electric field are perpendicular, so along radial line this dot product is zero, so EMF is zero। along radial line EMF is zero, so whatever is the EMF developed in this triangle that must be in this rod, so EMF in the rod ऐसे भी लिख सकते थे। अब अगर ये सारा डिस्कशन आपको समझ में आया है तो मुझे जल्दी से बताओ, अगर मेरे पास रॉड के बदले मैंने आर्क जैसा वायर रखा होता और इसमें मैं आपसे EMF पूछता तो आप क्या करते? मैंने एक आर्क जैसा वायर रखा, इसमें मैंने EMF पूछा होता तो क्या करते बताओ? यस, निमित का जवाब आ गया, वेरी गुड। ऋत्विक का भी आ गया, बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड। अब आपको क्या करना चाहिए? इस आर्क को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करो, इस पूरे एरिया में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इंटू बी इंटू एरिया करो, जो भी पूरे एरिया का ईएमएफ होगा वही इस रॉड में होगा, बिकॉज अगेन वही रेडियल लाइंस में ईएमएफ जीरो होता है। बात समझ में आई? चलो, और अब ठीक है, चलो तो ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है। तो अब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन वाले रीजन में आपको कोई भी पाथ मैंने दे दिया तो उसमें कितना ईएमएफ आएगा आप मुझे बता सकते हो, है ना? ये पॉइंट अपन को क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं फिर एक और इसी पे बेस, नोट कर लीजिए उसको अच्छे से अपने वर्ड्स में।
क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वहां नोट कर लीजिए चीजें अच्छे से। दिस इज अ रॉड, इसमें रेजिस्टेंस भी है, कितना है 2। दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से दो रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने रॉड के एंड्स को ज्वाइन करा। दिस रेजिस्टेंस इज 1 ohm, दिस इज 2 ohm। Here magnetic field is changing with time, dB by dt is 5 Tesla, dB by dt is 5 Tesla। The length of this rod, this height is 2 meter, this length is 1 meter। ठीक है, चलो। तो आपको बताना है अगर ये पॉइंट्स P है, ये Q है, ये R है। पहला क्वेश्चन, फाइंड EMF in PQ। सेकेंड क्वेश्चन, डेल्टा V in RQ and PQ। करो, दो चीजें पूछी मैंने आपसे। PQ रॉड में EMF कितना डेवलप हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है RQ साइड और PQ साइड का। करो 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 करो। चलो आयुष का तो जवाब भी आ गया, वेरी गुड आयुष। बाकी बच्चे भी दीजिए। ये इधर का पोर्शन हटा रहा हूं मैं पूरा। यार बाकी किसी का आंसर नहीं आया आयुष के अलावा अभी तक, क्या बात है। डीवी बाई डी 5 टेस्ला पर सेकंड है ना, सॉरी ये यूनिट मैंने गलत लिख दिया था, 5 टेस्ला पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो ईएमएफ का आंसर सभी बच्चों का मुझे अधिकतर तो सही लग रहा है। ईएमएफ शुड बी ऑफ 5 वोल्ट। कैसे? एरिया, ये जो सर्कल है उसका सेंटर ही बताया था मैंने, ये सेंटर ऑफ सर्कल ही था। तो ये एरिया जो होगा इसमें ईएमएफ मतलब रॉड का ईएमएफ, रॉड का ईएमएफ हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट इंटू डीबी बाई डी। डीबी बाई डी 5, तो देखो 5 वोल्ट आ रहा है, तो पीक्यू का ईएमएफ 5 वोल्ट। अब ईएमएफ आने के बाद आपको पूछा है सर्किट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस, उसके लिए करंट निकाल लो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्लस में मान लेते हैं बढ़ रही है, तो अपोजिशन में ऐसा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, तो यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा दैट शुड बी लाइक दिस। उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट आएगा इन दिस डायरेक्शन। कितना करंट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 1 और 2 3 और इसमें था 2 5, 1 एम्पियर। तो अगर यहाँ 1 एम्पियर करंट है तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 1 एम्पियर करंट, 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 वोल्ट। आर क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। अब पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पी क्यू का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताओगे?
चलो PQ का पोटेंशियल डिफरेंस, अब PQ में देखो रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर से करेंगे अपन। बहुत बढ़िया। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो PQ में रेजिस्टेंस में भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। 2 ओम का रेजिस्टर है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाज 5 वोल्ट, EMF वाज 5 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2 ओम, उसमें ड्रॉप होके E माइनस आई आर करके बता दो। तो डेल्टा V इन PQ should be E minus I into R, so this is going to be 3 volt. Answer is 3 volt. ये आया क्या? यस, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसके 3 साइड्स में, तीनों में रेजिस्टेंस है 2 ओम, 1 ओम और 1 ओम, नहीं ये 2 3 4 2 3 3 और 4 हो रहा है, 4 को अपन चलो 4 ही रहने देते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब बताओ तीनों साइड्स में कितना कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। साइड्स का नाम PQ R दे देता हूं, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच साइड, करो। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच साइड, करो। हर साइड का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, करो। चलो ऋतिक का जवाब आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर भी क्या होगा, देखो हर साइड में ईएमएफ भी आएगा, हर साइड में रेजिस्टेंस भी है, तो सब रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे शो कर देना। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिखाइए, अंदर है और प्लस उसका रेट ऑफ चेंज है, बढ़ रही है, तो अपोज करने के लिए ऐसे इंड्यूस ईएमएफ, ऐसे इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो बैटरी सभी वायर्स में इस तरह से शो करेंगे अपन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन शो कर दी। अब हर साइड में कितना ईएमएफ आएगा, तो ट्राइंगल्स इक्विलेटरल था, सिमेट्री था, सिमेट्री के तो हर एक में सेम आएगा ईएमएफ, कितना आएगा, पूरे ट्राइंगल का ईएमएफ का 1/3 होगा। अब पूरे ट्राइंगल का ईएमएफ कैसे निकाले, पूरे ट्राइंगल की साइड लेंथ चाहिए, आप साइड लेंथ तो मैंने दी नहीं आपको, अच्छा दी है, ये देखो 2 मीटर दिया था, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 2 cos 30, 2 cos 30 इज द हाइट इंटू बेस इंटू हाफ, ये हो गया एरिया इंटू dB/dt 1, दिस इज द टोटल ईएमएफ इन द ट्राइंगल। कितना आ रहा है, cos 30 √3/2, सो दिस इज गोइंग टू बी √3, √3 का ईएमएफ है, हर साइड में फिर √3/3 मतलब 1/√3 वोल्ट का ईएमएफ होगा। ये समझ में आ रहा है, 1/√3 वोल्ट। पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाला मैंने, बेस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, दिस हाइट इज 2 cos 30, तो 2 cos 30 इंटू 2 उसका हाफ, ये हो गया एरिया, एरिया इंटू dB/dt विच इज 1, तो ये ईएमएफ आया पूरे ट्राइंगल का, लेकिन तीनों सेम है तो तीनों में ईएमएफ इसका 1/3 कर दिया, तो ये तीनों में ईएमएफ आ गया।
अब हर एक में आप ईएमएफ पता है तो आप करंट वरंट लिख दो, √3/4 करंट होगा, √3/4 इज करंट। बस अब मुझे लगता है कि आप आगे कर सकते हो। √3/4 एम्पेयर का करंट है, तो आप E माइनस आई आर लिख के हर साइड के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है मुझे लगता है बता सकते हो। बता दोगे क्या? चलो, तो वो अब मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉड रखी है PQ, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बाहर रखी है। मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल में है, ओनली सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द सर्कल है, इनटू द बोर्ड ऑफ, इनटू द प्लेन ऑफ द सर्कल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम एज 1 टेस्ला पर सेकंड। द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 मीटर। This rod is just touching the circle at the midpoint of the rod. This is half. This is half of length. That is 1 meter. 1 meter. That is total length is 2 meter. चलो, मुझे लगता है डायग्राम अब सबको क्लियर है कि क्या दिया है डायग्राम। अब PQ रॉड में EMF क्या है बताओ, करो। करो ये। Find EMF in the rod PQ। हाँ, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, अब थोड़ा दिमाग लगा के करना। कर सकते हो आप ये क्वेश्चन भी, है ना। ऋत्विक का जवाब आ चुका है, बहुत बढ़िया। चेक करते हैं अपन। आपको एक हिंट दे देता हूं। आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने से सर्कुलर सिमेट्रिक रीजन्स में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होगी ना, वो सर्कुलर लाइंस होती है, लाइक दिस। दीज आर द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक और हिंट दे देता हूं। किसी पाथ में ईएमएफ जो होता है, किसी पाथ का, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओवर दैट पाथ। एक और हिंट दे देता हूं। रेडियल डायरेक्शन में ईएमएफ नहीं आता। रेडियल लाइन के अलोंग चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट के अलोंग होती है, तो ईएमएफ नहीं आता। अब इतनी सारी हिंट के बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी सारी हिंट के बाद तो क्वेश्चन हो जाएगा। जीरो आंसर गलत है यार, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। चलो एक और हिंट दे देता हूं, एक हिंट और दे देता हूं।
उसके बाद तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए एकदम हलवा हो जाएगा। चलो ये एक और हिंट दे दिया आपको। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया है। देखो इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझ पा रहे हो क्या? इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना? यस, ठीक है। अब मेरे पास एक निमित का डाउट आया कि सर रॉड को तो डीबी बाई डी टी है भी कि नहीं, कुछ फील ही नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा यार? मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में होती है उसके बाहर भी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के बाहर भी तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। हाँ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर भी तो बनती है। हमने पढ़ा है ना, बाहर मैग्नीट्यूड भी निकाला था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फील होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगी रॉड को। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि अगर इस रॉड को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा। इस पूरे ट्राइंगल में जो भी ईएमएफ आएगा, इस पूरे ट्राइंगल में जो भी ईएमएफ आएगा वो रॉड में होना चाहिए ना, बिकॉज इन रेडियल डायरेक्शन में तो ईएमएफ आता नहीं है। इस पूरे ट्राइंगल का जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस रॉड में ही होगा, बिकॉज रेडियल डायरेक्शन में तो ईएमएफ आता नहीं है। ठीक है, और इस पूरे ट्राइंगल में जो ईएमएफ आएगा वो आप लिख सकते हो इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया इनटू डीबी बाई डीटी। एंड व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस सेक्टर? ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो 45, तो 90 डिग्री का सेक्टर मतलब सर्कल के एरिया का 1/4, पाई आर स्क्वायर का 1/4, तो पाई आर स्क्वायर का 1/4 इंटू डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी कितना दिया? 1 टेस्ला। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस, दिस इज द ईएमएफ इन द रॉड पीक्यू। आंसर आया क्या समझ में कुछ? चलो आयुष तो बोल रहा है क्लियर है। देख लो अच्छे से, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, कहीं भी कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताओ। अच्छे से समझ लो। क्लास में नैनी नहीं दिख रहा है, बड़े दिन बाद अदिति दिख रही है, अनंत, सौरभ। चलो अगेन, मैंने कई बार जैसे आपको सर मेरे पास एक डाउट आया सर, व्हाई इज द ईएमएफ इन रॉड इक्वल टू ईएमएफ ऑफ आर्क? ईएमएफ इन रॉड इक्वल टू ईएमएफ ऑफ आर्क ऐसा क्यों आया? क्योंकि जो भी इस एरिया में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ उससे ईएमएफ डेवलप होगा। अब वो ईएमएफ इस पूरे लूप में देखेंगे तो इस रॉड में तो आएगा, है ना? मतलब इक्वल हो रहा है, इसका ऐसा कुछ और रीजन नहीं है, मतलब कुछ और रीजन नहीं है। जो भी आर्क में ईएमएफ आने वाला था वही रॉड में आ रहा है। यस, दिस इज करेक्ट। और उसका रीजन मैं ये बोल सकता हूँ कि आर्क और रॉड दोनों सर्कल के सेंटर पे सेम एरिया बना रहे हैं। जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के लिए कॉमन है, तो दोनों में कॉमन मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, कॉमन ईएमएफ, ऐसा बोल सकते हैं। चलो अब मैं देख रहा हूँ कि क्लास में आज बच्चों का नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा है मुझको, तो जो भी बच्चे क्लास में रिप्लाई नहीं करते हैं तो प्लीज यार रिप्लाई करा करो। अगेन बोल रहा हूँ आपको, कई बच्चे क्लास में रेगुलर टच में रहते हैं, मुझसे बात करते रहते हैं क्लास में, तो मुझे लगता है कि हाँ दे आर रीडिंग, दे आर स्टडिंग। और बाकी जो बच्चे क्लास में कुछ बोलते नहीं है तो उनके बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है, तो मैंने आपके वैसे जो मेंटर है सर, एसके सर आपके मेंटर है, सर को भी मैंने बोला है ऐसा कि यार आपको बोले कि बोला करो, पर सर ने भी मुझे यही बताया कि आप लोग उधर भी जवाब नहीं देते हो। ठीक है, तो जो भी रीजन है आपका यार, जो भी जवाब नहीं देने का रीजन है मत करो ऐसा। अंशुल जैसे अंशुल जोशी, मुझे याद ही नहीं कि कभी अंशुल जोशी ने किसी क्वेश्चन का रिप्लाई करा है। और पता है बाद में क्या होता है, जब हमारी बात होती है ना पेरेंट्स से,
तो पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा ये है वो है, आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे उस पर। तो हम यहाँ ऐसे मजबूर होते हैं कि ये ना बच्चा रिप्लाई नहीं करता तो हम उसको कैसे बात कर सकते हैं, समझ रहे हो, है ना। मतलब आप बात ही नहीं कर रहे हो तो हम कैसे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं बताओगे तो ब्लैंक, मैं तो अंतर्यामी नहीं हूं ना यार। चलो अब काफी बच्चे हैं देखो आपकी क्लास में जो कुछ भी कहते ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये मतलब सॉरी टू से मतलब ऐसा लगता है कि भाई आप लोग बस चालू कर देते होंगे और देखते ही नहीं होंगे। अब देखते भी हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑन। हमारे पास एक रीजन था जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं थी, अचानक स्विच ऑन कर दी। मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली जीरो, ये आई मतलब इनिशियली जीरो थी, और मैग्नेटिक फील्ड फाइनली बी कर दी। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट कर दी, बी। तो पूरे एरिया में पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और अचानक से मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी। और यहाँ पर मेरे पास सेंटर से आर डिस्टेंस पे, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका चार्ज क्यू मास है ना। दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और वहां से आर डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसका चार्ज क्यू और मास है। अब मैग्नेटिक फील्ड अचानक स्विच ऑन करेंगे तो पता चला ये चार्ज सर्कुलर मोशन करने लग गया, ये चार्ज एक सर्कल में घूमने लग गया। तो पहले तो ये बताओ सर्कल में क्यों घूमने लग जाएगा, दूसरी चीज बताओ सर्कल की रेडियस क्या होगी। मैंने तो क्वेश्चन में तो रेडियस ही पूछी है, फाइंड रेडियस ऑफ पार्टिकल, रेडियस इन विच पार्टिकल ऑफ चार्ज q, m विल स्टार्ट टू मूव। तो एक सर्कुलर पाथ में चलने लगता है और सर्कुलर पाथ की रेडियस बताना है। करो करो ट्राई क्वेश्चन ये। पहले तो सोचो कि ऐसा क्या हो जाएगा कि चार्ज पार्टिकल अचानक से चलने लग जाएगा। रेस्ट पे चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी तो अचानक से मोशन में आ जाएगा। ऐसा क्या होगा पहले तो ये सोचो। मेरे पास कुछ जवाब आए हैं, आयुष का जवाब आया है। ये आयुष ये वी क्या है, वी वी क्या है। पार्थ बोल रहा है यस पार्थ, हाँ ये थोड़ा सा सही है। ऋत्विक यस, इससे ही एक्सप्लेन करेंगे अपन, बिल्कुल सही। और अब रेडियस निकालो उसके पार्थ की। तो वेलोसिटी मैंने तो दी नहीं ना आयुष आपको, आपको मुझे वो बताना पड़ेगी। उसके टर्म में आप आंसर कैसे दे सकते हो जब मैंने वो आपको दिया ही नहीं। दक्ष बोल रहा है बिकॉज ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट सर्कल ऑफ रेडियस आर। चलो काफी बच्चे सर्कुलर मोशन होने का रीजन तो मुझे सही बता रहे। मैग्नेटिक फील्ड अचानक स्विच ऑन करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो से बी कर दी तो इट इज चेंजिंग, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम क्रिएट्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बहुत छोटे से टाइम में आएगी। जितने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है उतने टाइम में ही आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी। और उस छोटे से टाइम में उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाया होगा, फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल में एक मोमेंटम गेन करा होगा। फोर्स इनटू टाइम इंटरवल इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम गेन वहां से निकाल सकते हो, और वो निकल गया तो रेडियस आ जाएगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड was initially zero and it is suddenly switched on. So in this duration in which magnetic field is from 0 to B increasing, it is increasing from 0 to B. In that small duration, there will be some induced electric field because magnetic field is changing with time. So because of that induced electric field, that induced electric field must be in this direction. So that induced electric field will cause some force, will cause some force on this charge particle.
and that force is for very small duration. In the duration in which magnetic field is changing, only in that duration the force can act. So that force will provide some impulse to the charged particle. A force acting for a small duration of time can provide impulse. So there will be an impulse on the charged particle, and due to this impulse, it will gain some velocity. And by that velocity, if it is in magnetic field region, so it will start to move in circular path. Okay. अब कितना मोमेंटम मिलेगा, इंपल्स क्या होगा वो निकालते हैं. तो पहले तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सर्कल के सेंटर से r डिस्टेंस पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है r/2 into dv/dt. मैग्नेटिक फील्ड फाइनली b है, इनिशियली 0 थी, मान लो डेल्टा t टाइम में हुआ, तो dv/dt into r/2 ये हो गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, ये फोर्स इनटू टाइम, ये impulse is change in momentum. This is final momentum आ गया, momentum upon qb, this is the radius of the circular path. समझ में आई क्या बात? सॉल्व करो, आ गया आंसर. कैसा लगा क्वेश्चन ये, बताओ. इंटरेस्टिंग था? चलो बहुत बढ़िया. ओके, सो हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखे. काफी क्वेश्चंस और है, क्वेश्चंस का नंबर इनफाइनाइट होता है. अब हर चीज अपन क्लास में कर ले ये तो कंपल्सन नहीं है ना. तो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है सबके अपन ने क्वेश्चन करे हैं. अब धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक 1 2 3 4 सब करेंगे तो सब तरह के क्वेश्चन और अपन कर लेंगे. ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं. तो पहले तो बिगिनर बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. निकालो आपके बिगिनर बॉक्स की जो डाउट है. जो भी डाउट है बिगिनर बॉक्स में बताइए. एक तो उसका क्वेश्चन सेकंड जो है उसका आंसर मुझे गलत लग रहा है. उसका आंसर देखो, BB5 का क्वेश्चन सेकंड, इसका आंसर होना चाहिए Q विल बी एट हायर पोटेंशियल 2 होना चाहिए इसका आंसर बी. इसका आंसर बी होना चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो करंट है वो कांस्टेंट है. तो ऊपर जो करंट सोर्स लगा है वो कांस्टेंट करंट भेज रहा है. कांस्टेंट करंट, तो रॉड PQ में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा. मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होता है ना IL×B, दैट इज कांस्टेंट, एंड mg इज आल्सो कांस्टेंट, weight is also constant. So weight and the magnetic field force both are constant. Whichever is higher, in that direction the rod will move with constant acceleration. तो क्वेश्चन नंबर 4 में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगी. और 7th में पूछा है इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो ये अपन ने पढ़ा तो है फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है r/2 dB/dt, रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर r/2 dB/dt. तो r रेडियस दिए 1 मीटर, r/2 into dB/dt 6 आ जाएगा आंसर. चलो, तो क्या सारे डाउट हो गए आपके? फिर देख लो अच्छे से. क्वेश्चन 2 का आंसर गलत है. क्वेश्चन 2 का आंसर गलत है, सॉरी. उन्होंने आंसर दे दिया है कि इक्वी पोटेंशियल पे होंगे. निश्चित बोल रहा है क्वेश्चन 2 सेकंड का जो सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन लिखा है वो गलत है. फिर हाँ, मुझे तो यही लगता है. निश्चित क्या एक्सप्लेनेशन लिखा है आप मुझे बता सकते हो क्या? सर हाँ बोलो.
सर उसमें लिखा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस आर इंड्यूस्ड एट एंड्स ऑफ रॉड ठीक है, एंड एट इक्विलिब्रियम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बिकम जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हेंस पोटेंशियल ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, ये तो मैं एग्री करता हूँ, पर पोटेंशियल कैसे कांस्टेंट होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट कैसे हो रहा है? अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो चार्जेस एक्यूमुलेट होने से यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, प्लस माइनस चार्जेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो एक दूसरे को बैलेंस करेगी, ये तो मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा? निश्चित बोल रहा है नो। निश्चित क्यों नो, क्यों बोला आपने? निश्चित नो क्यों बोला? या कोई मुझे बता सकता है कि एक्सप्लेनेशन में गलती क्या है? निमित बोल रहा है सर V इक्वल टू इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, तो E इक्वल टू जीरो, तो V कांस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा सा इसको करेक्ट करूंगा, V इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds होता है। यस, यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आप ये सही बोल रहे हो, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि उनका एक्सप्लेनेशन गलत है। क्यों? निमित, ऋत्विक कुछ बोल रहा है, ऋत्विक ऋत्विक बोलो अच्छे से। यस, पार्थ ने अब सही पकड़ा है, ऋत्विक ने भी सही बता रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कंजर्वेटिव लेके डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वजह से कोई पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी डिफाइन होता है। समझे कुछ बात, है ना? यस, चलो। और मुझे लगता था यार ये क्वेश्चन तो आप पकड़ लोगे कि उन्होंने सॉल्यूशन में गलती करी है, क्योंकि हमने इतनी बार ये वाली बातें कर ली थी ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज होती है, उससे ईएमएफ बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस कंजर्वेटिव फील्ड से आता है, तो मुझे लगता है आप पकड़ लोगे इसका गलती। पर यार नहीं पकड़ा है, ये मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। है ना यार, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो अपन ने कई बार बात करी है। नॉन कंजर्वेटिव जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी लिखते हैं अपन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन 4 में रॉड का मोशन से ईएमएफ जनरेट होगा तो करंट चेंज नहीं होगा क्या? देखो क्वेश्चन 4 में बोल दिया है क्वेश्चन में कि करंट सोर्स कांस्टेंट करंट भेज रहा है। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन 4 में आप देखिए वहां पर ऐसा एक सिंबल बनाया है, तो वो जो सिंबल है ना उसका मतलब है कि उससे करंट कांस्टेंट आ रहा है। और चाहे ईएमएफ इंड्यूस हो रॉड में या नहीं हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, करंट कांस्टेंट है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में करंट कांस्टेंट है। सिंपल। ठीक है, चलो और कुछ डाउट? अब क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया कि कोई समस्या, कुछ डाउट या मेरी कोई गलती मुझे बता सकता है तो बताओ प्लीज, मैं ओपन हूँ मतलब सुनने के लिए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे डेफिनेटली बोल सकते हो कि हाँ मेरी कोई गलती है ना? और मुझे अच्छा लगेगा आप मेरी अगर गलती बताओगे तो। ठीक है, सर क्वेश्चन 6 में एवरेज फील्ड बोला है तो समझ नहीं आया।
क्वेश्चन 6 में एवरेज फील्ड एक्चुअली वो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, तो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो कांस्टेंट होगी, और जो चीज कांस्टेंट होती है उसका एवरेज वैल्यू भी वही आती है जो इंस्टेंटेनियस होती है। समझे? यस, ठीक है। चलो तो बिगिनर बॉक्स में और कोई डाउट? सर लास्ट लेक्चर का एक डाउट है, बोलो लास्ट लेक्चर का क्या डाउट है बताओ। सर जो सर्कुलर लूप आपने ली थी डेरिवेशन में, आगे बोलो। सर्कुलर लूप जो मैंने ली थी डेरिवेशन में, उसमें इलेक्ट्रॉन को तो टेंजेंट के अलोंग निकल जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को तो टेंजेंट के अलोंग निकल जाना चाहिए, उसका सर्कल में कौन घुमा रहा है? अच्छा, तो सर्कल में कौन घुमा रहा है? चलो निमित थोड़ा सा ये सबको एक्सप्लेन करोगे, आपका क्वेश्चन क्या है? सर एक्सप्लेन मतलब कैसे? हाँ, आपने जो क्वेश्चन बोला वो थोड़ा समझा दो वापस से, सब लोग सुन पाए। क्वेश्चन में चाह रहा हूँ कि हर बच्चा सुन ले अच्छे से, क्वेश्चन सर अच्छा है ये क्योंकि हाँ हाँ जो अपन ने डेरिवेशन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन में जो अपन ने सर्कुलर लूप यूज की थी, हाँ उसमें जो इंड्यूस हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो टेंजेंट के अलोंग हुई थी। सभी बच्चे सुनिए अच्छे से, ये रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है जो चेंज हो रही है टाइम के साथ, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होती है तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में बनी थी। यस निमित बिल्कुल सही बोला है। आगे सर तो इसमें फिर अपन ने अज्यूम किया था कि करंट सर्कुलर घूमेगा। हाँ, क्योंकि कंडक्टर सर्कुलर शेप का है। हाँ, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर क्यों घूम रहे हैं? ये तो टेंजेंट के अलोंग जाने चाहिए, तो इनको वापस अंदर कौन ला रहा है? चलो, क्या सभी बच्चों ने सुन लिया क्वेश्चन अच्छे से? क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि सभी बच्चे सुने इस क्वेश्चन को। क्या सभी बच्चों ने सुना क्वेश्चन? यस। ऋत्विक बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। नहीं ऋत्विक, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं, नहीं नहीं, नहीं। अनन्य बोल रही है यस, ठीक है। अब एक्चुअली सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील कर रहा है तो फोर्स इधर उल्टा आ जाएगा उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन टेंजेंट डायरेक्शन में निकल जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगा उस डायरेक्शन में वो निकल जाना चाहिए, ये बिल्कुल 100% सही बात है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा तो सीधा जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का, अगर सीधा जाने की कोशिश करेगा तो मटेरियल की बाउंड्री को क्रॉस करके थोड़ी बाहर चले जाएगा, मटेरियल के अंदर बाकी जो पॉजिटिव चार्जेस हमारे थे, न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन वगैरह थे, जो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला जो कर्नल बचा है, वो जो पॉजिटिव आयन है, वो पॉजिटिव आयन इसको क्या बाहर जाने देगा? नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन की कोशिश तो है बाहर जाने की, लेकिन बाहर जा नहीं पाएगा, तो ये सरफेस पे नेगेटिव आयन यहाँ इकट्ठा होने लगते हैं, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने लगते हैं, सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन कोशिश कर रहा है बाहर जाने की, बट बाहर नहीं जा पा रहा, तो बाहर नहीं जा पा रहा है तो यहाँ सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्रिएट होने लगती है, एक्सेस क्रिएट होने से नेगेटिव चार्ज आएगा, वहां इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देंगे लाइक दिस, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगी। यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि वो भी फोर्स लगा रही हो इलेक्ट्रॉन पे, बट मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, रीजन बीइंग हमें पता नहीं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना है, ये लूप की रेडियस तो कुछ भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियस में घुमाएगा उसी रेडियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप किसी भी सर्कुलर शेप, किसी भी वायर को अगर बेंड करोगे, किसी भी वायर को बेंड करोगे तो उसमें यह होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो यहाँ पर एक आर्क में होने लगेगा, तो यहाँ जो आर्क में मोशन हो रहा है
तो आर्क में मोशन होने के लिए वहां पर भी तो उनको फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल, वो कौन देगा? तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। ये अगर मान लो पॉजिटिव आयन से मान लो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है, उसका रीजन भी यही कि ये इलेक्ट्रॉन जाके वहां पर इकट्ठा हो रहे थे, यहाँ पॉजिटिव वहां नेगेटिव चार्ज आया जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। जैसा हॉल इफेक्ट में जनरेट होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, वैसा एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड नॉन लीनियर हॉल इफेक्ट। इस फिनोमेना को बोलते हैं नॉन लीनियर हॉल इफेक्ट। चलो, हाँ, तो ऋत्विक बता रहा है कि अच्छा सर ये बेंडिंग वायर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, वेरी गुड सर, ये मैंने डेविड ग्रिफिथ में पढ़ा था इंटरेस्ट के लिए। हाँ ठीक है, सो नॉन लीनियर हॉल इफेक्ट पे आईआईटी में अभी 2020 में क्वेश्चन भी आया, बहुत इंटरेस्टिंगली इस पे क्वेश्चन भी आया। आईआईटी में क्या करा था उन्होंने, एक ऐसा वायर दिया था लाइक दिस, ये थिकनेस रेडियस दे दी थी उनको, इनर रेडियस आउटर रेडियस दे दी थी, और इसमें पूछ लिया था कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा। अगर यहाँ से करंट आई एंटर करके यहाँ से आई करंट निकल रहा है, रेजिस्टिविटी वगैरह सब दे दी थी, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हो रहा है, हॉल इफेक्ट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, वो पूछ लिया था। ये अभी 2020 का क्वेश्चन है आईआईटी का, है ना। अच्छा, ये एक जो क्वेश्चन था ना उसका एक ऑप्शन था, ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, मल्टीपल ऑप्शंस में ढूंढना था, 4 ऑप्शन में 4 अलग अलग चीजें पूछी थी। वन ऑफ द ऑप्शन वाज आस्किंग अबाउट दिस पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ पार्थ, डेफिनेटली एडवांस का। ठीक है, बोलो कुछ समझ में आया? तो सर कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे? भैया आपको पता है कि एक अगर तुम रेडियस कंसीडर करो यहाँ से, तो उस रेडियस में कितना करंट घूमेगा आप जानते हो? ये इसी स्लाइस जैसी कट कर लो, इस स्लाइस में कितना करंट होगा वो निकाल सकते हो। करंट पता है तो तुम्हें ये पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनकी ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको उस ड्रिफ्ट स्पीड से इस रेडियस में घूमने के लिए, उस ड्रिफ्ट स्पीड से इस रेडियस में घूमने के लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो पता चल जाएगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा, तो यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, सेंटर से r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर लो इनर रेडियस टू आउटर रेडियस, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो वैसे तो ये मैं बताता नहीं हूँ कभी भी, ऐसा सॉल्व कैसे करेंगे क्या करेंगे, ये तो बच्चे को सोचना चाहिए, है ना। ये अगर हर चीज ऐसे बताने लग जाऊंगा तो फिर कितने सारे क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चा खुद दिमाग लगाना सीखे, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब पता नहीं क्यों मैंने भी बता दिया अभी। ओके, चलो। तो निमित, ये क्वेश्चन कैसे आया दिमाग में? निमित कैसे आया क्वेश्चन दिमाग में? VV5 के क्वेश्चन से, कौन से क्वेश्चन से? VV5 के कौन से क्वेश्चन से? मैंने कल आपको क्लास में बोला भी तो था यार, ये मुझे ऐसा याद है, मैंने आपको क्लास में बोला था ये चीज कि ये ना वो रिंग में एक चीज आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, वो आई नहीं, जब वो आएगी तभी उसको डिस्कस करूंगा मैं। कल बोला था मैंने आपको क्लास में ऐसा कुछ। हाँ, है ना, यस। ठीक है ऋत्विक, हो सकता है ऐसा हुआ हो, ठीक है, चलो। ओके, तो हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, अब उसके ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चन है अधिकतर अपन ने क्वेश्चन देख लिए हैं। अपन आगे की चीज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, वी विल स्टार्ट सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, विल स्टार्ट सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, चलो, तो सेल्फ इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। कोई सर्किट है हमारे पास,
इस सर्किट में एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, बहुत सिंपल सा सर्किट बनाया मैंने, और सर्किट पहले स्विच ऑन स्टेट में, बिफोर टी माइनस पे सर्किट स्विच ऑन स्टेट में, ठीक है, स्विच ऑफ स्टेट में, सॉरी, टी माइनस पे सर्किट स्विच ऑफ, सॉरी गलत लिखा है, टी 0 माइनस पे सर्किट स्विच ऑफ स्टेट पे, फिर अचानक t इक्वल टू 0 पे सर्किट को स्विच ऑन करा। जैसे ही सर्किट को स्विच ऑन करा जाएगा, सर्किट में स्विच ऑन करने के बाद एक करंट स्टैब्लिश हो जाएगा, बैटरी की वजह से करंट स्टैब्लिश हो जाएगा, और जो ये करंट स्टैब्लिश हुआ उस करंट की वजह से देखो मैग्नेटिक फील्ड, सारे वायर्स में करंट है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाली है। ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के एरिया से एक फ्लक्स आने वाला है, क्या है ना, बिफोर स्विच वॉज ऑन सर्किट वॉज हैविंग नो करंट, no EMF, no flux, magnetic flux. As soon as circuit is switched on, some current is going to flow in the wires. Because of that, some magnetic field is going to created, and that magnetic field will cause some magnetic flux to link with this loop's area. There will be some magnetic flux linked with this loop area. क्यों क्रिएट हो रहा है फ्लक्स? खुद ही के करंट से क्रिएट हो रहा है, जो लूप का अपना करंट है उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। तो some magnetic flux is going to link with the loop's area due to the current in the loop itself. तो अब खुद लूप में अपने में ही फ्लक्स आ जाना अपने ही करंट से, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इस फिनोमेना को अपन कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अगर ये करंट चेंज होगा टाइम के साथ तो फ्लक्स भी चेंज होगा, इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम। अब ये खुद में लूप में जो सेल्फ फ्लक्स क्रिएट हुआ है उसके डिफरेंशिएशन से भी सेल्फ में ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इस ईएमएफ को भी कुछ नाम दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और कर सकता हूँ कि जो फ्लक्स जनरेट हुआ था वो करंट के प्रोपोर्शनल था, तो फ्लक्स को अपन लिख सकते थे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू करंट। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे अपन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे बाहर आ जाएगा इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो बात ये हो रही है कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है, सर्किट में करंट नहीं था और करंट आपने स्टैब्लिश कर दिया, तो करंट के आने से मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाला है। फॉर एनी सर्किट, फॉर एनी काइंड ऑफ सर्किट एलिमेंट, there may be a case, there may be a possibility that some magnetic flux is going to link with that circuit or the loop due to current in that circuit or the loop itself. खुद के ही करंट से खुद में फ्लक्स आने वाला है। जो करंट प्रोड्यूस होगा उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाई, और जितने मैग्नेटिक फील्ड उसके प्रोपोर्शनली देखो फ्लक्स आया होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करके। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए करंट पे ही डिपेंडेंट फ्लक्स होगा। ये फिनोमेना कि किसी लूप में या किसी सर्किट में अपने ही करंट से खुद में ही फ्लक्स लिंक हो जाता है, इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और बाय फैराडेस लॉ अगर ये करंट चेंज हो तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आता है। दिस कंप्लीट फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन समझ में आ रहा है? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? अब ये जो एल है यहाँ पर देखो, लूप का खुद का फ्लक्स खुद के करंट के प्रोपोर्शनल हो रहा था। जो यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट था एल, विच इज लूप का फ्लक्स अपने ही करंट से जो प्रोड्यूस हो रहा है उनका रेशियो, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये नंबर ज्यादा, ये एल अगर ज्यादा तो लूप में ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा, ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा तो ज्यादा ईएमएफ आ सकता है। तो ये नंबर बता रहा है कितना अच्छे से सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, लूप के अपने ही करंट से कितना ज्यादा फ्लक्स लिंक हो रहा है लूप से। तो इस नंबर को बोल देते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये समझते, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये समझते। तो ऑफ कोर्स लूप के साइज, शेप, इन पे तो डिपेंड करेगा ही। सर्कुलर लूप के लिए अलग आएगा, स्क्वायर लूप के लिए अलग आएगा, ट्रायंगुलर शेप के लिए अलग आएगा, साइज अगर बड़ा सर्कल हुआ तो अलग आएगा, छोटे सर्कल के लिए अलग आएगा। तो साइज शेप पे तो डिपेंड करता है। मीडियम
अगर आपने यहाँ पर इस रीजन के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फिर ज्यादा फ्लक्स हो जाएगा, तो मीडियम पे डिपेंड करेगा। फिर नंबर ऑफ टर्न, अगर हमने लूप को इस तरह से क्रिएट करा कि लूप में कोई सेम करंट है लेकिन 2 बार वायर घुमा दिया इस तरह से लाइक दिस, तो इन दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन होने से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट होगी और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा फ्लक्स आ सकता है। तो नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आ रही बात? ये किस किस चीज पे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट डिपेंड करेगा, है ना? ठीक है, चलो अब L का यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। यूनिट फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में मेजर करा जाता है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो 1 वेबर पर एम्पियर, इसको अपन कहते हैं 1 हेनरी। 1 हेनरी, साइंटिस्ट है हेनरी, उनके ऑनर में 1 वेबर पर एम्पियर को हम डिफाइन करते हैं 1 हेनरी। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट इज हेनरी। तो आपको ये कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन हेनरी में दिया जाएगा। ठीक है, डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन डायमेंशंस ऑफ करंट, दिस इज गोइंग टू बी डायमेंशंस ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब फ्लक्स की डायमेंशन कैसे निकाले मैग्नेटिक फ्लक्स की? तो याद करो, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ आता है, मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ आता है। ईएमएफ मतलब वोल्ट, वोल्ट होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दिस इज ईएमएफ, ईएमएफ इनटू टाइम, दिस इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स की डायमेंशन हो गई, डिवाइड बाय एम्पीयर कर दो, तो ये आपको सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो हमने कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, किन चीजों पे डिपेंड करता है, यूनिट डायमेंशन, ये सब की बातें करी। समझ में आ रहा है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन? बताओ। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्शन, तो आप क्या बोलोगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्शन, तो क्या कहना चाहिए हमको? द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप और अ सर्किट बाय करंट इन द लूप और सर्किट इटसेल्फ। किसी लूप या सर्किट से अपने ही करंट से खुद में ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाना, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। And if that current is changing with time, then there will be some induced EMF in the loop. वो करंट टाइम के साथ चेंज होता है तो कुछ इंड्यूस ईएमएफ आता है, दिस इज सेल्फ इंडक्शन। क्या चीज क्लियर हो रही है? व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? है ना, हमें आता है ऑलरेडी सब ये, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमको नहीं आता था, हमने सब करा हुआ है ये। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और, जब सर्किट जस्ट स्विच ऑन होता है तो बाय लेंज लॉ ये जो ईएमएफ आएगा वो करंट के बढ़ने का अपोज करेगा ना। जब सर्किट जस्ट स्विच ऑन होगा तो करंट प्रोड्यूस होना चाहेगा, करंट आना चाहेगा, पर करंट पहले 0 था, अचानक करंट आना चाहेगा और ईएमएफ उसके आने का अपोज करेगा। तो ये करंट के प्रोडक्शन का अपोज करता है शुरुआत में, इसलिए इसको अपन शुरू में बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। बैक ईएमएफ वर्ड भी यूज करते हैं इस ईएमएफ के लिए। किसी भी सर्किट को जब अचानक से स्विच ऑन करो तो पहले करंट नहीं था, बाद में करंट आना चाहता है, करंट आएगा तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो उसको आने से कोशिश करेगा रोकने की। वो पूरा 100% सक्सेसफुल नहीं होगा कभी भी, बहुत आइडियल सिचुएशन में सक्सेसफुल हो सकता है, पर अगर वो रोकने की कोशिश कर रहा है तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? बैक ईएमएफ। ठीक है, चलो क्या यहां तक का सारा डिस्कशन क्लियर? किसी को भी कोई डाउट? कोई मैसेज नहीं आ रहा है, चलो क्लियर है। आयुष बोल रहा है लास्ट पॉइंट में थोड़ा कंफ्यूजन है। लास्ट पॉइंट में क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? लास्ट पॉइंट क्या बताया मैंने? सर्किट में पहले कोई करंट नहीं था, सर्किट स्विच ऑन करने पे करंट प्रोड्यूस हुआ, तो जो ईएमएफ आएगा, कोई भी इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो जो भी कॉज होता है उसका अपोजिशन करता है, तो करंट के इंक्रीज होने का अपोजिशन करेगा, करंट को बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, तो इस ईएमएफ को अपन बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये करंट को बढ़ने से रोकता है।
और मोटर वगैरह जो होती है ना, मोटर, पानी की मोटर हो गई जो घूमती है, फैन हो गए जो घूमते हैं, इन सब में बैक ईएमएफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्फ इंडक्शन होता है, इनमें कॉपर की वाइंडिंग होती है, तो सेल्फ इंडक्शन खूब ज्यादा होता है, तो इनमें बैक ईएमएफ बड़ी प्रॉब्लम है। उसको फिर एक सर्किट उसमें लगाना पड़ता है साथ में, जैसे स्टार्टर सर्किट बोलते हैं, वो स्टार्टर सर्किट धीरे धीरे स्विच ऑन करता है ना। चलो, तो आई होप कि अब ये सारे पॉइंट क्लियर है आपको। और ये जो बैक ईएमएफ है ये शुरुआत में जनरेट होता है, जब आप सर्किट स्विच ऑफ करोगे तब भी तो ईएमएफ आएगा, एम आई राइट? सर्किट जब स्विच ऑफ करोगे तब भी तो ईएमएफ आएगा, है ना। और उस ईएमएफ की वजह से ही आपको स्पार्किंग दिखती है। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि बटन जब स्विच ऑन स्विच ऑफ करो तो कभी कभी स्पार्क दिखता है अपन को बटन में, घरों में देखा होगा ऐसा आपने। और बोला भी जाता है जब घरों में गैस लीक हो रही है, मान लो किचन में गैस जो टंकी होती है उससे गैस लीक हो गई, कुकिंग गैस लीक हो गई, एलपीजी लीक हो गई, तो एलपीजी लीक होती है तो कहते हैं ना कि घर के स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऑफ ऑन कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि स्विच ऑन ऑफ करने से उनमें स्पार्किंग होती है। वो स्पार्किंग का भी बड़ा रीजन ये ईएमएफ ही है। जब तुम स्विच को ऑफ करोगे ना वापस से, पहले से करंट था तो तुमने स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ करा तो करंट अचानक से जीरो कर दिया, है ना। हाँ, तो अचानक से करंट को जीरो करने से क्या हो जाएगा कि बहुत ज्यादा करंट का चेंज हो गया, पहले कुछ करंट था और अचानक से जीरो हो गया करंट, तो टाइम ऑलमोस्ट जीरो, उसमें करंट आई टू जीरो हो गया, 1 एम्पियर मान लो पहले था तो 1 एम्पियर से जीरो हो गया, ऑलमोस्ट जीरो टाइम में। तो काफी बड़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, तो बहुत बड़ा इंड्यूस ईएमएफ आता है। जब सर्किट को स्विच ऑफ करते हैं ना तो बहुत बड़ा इंड्यूस ईएमएफ आता है, और वो सारा इंड्यूस ईएमएफ स्विच में दिखता है अपन को। ये स्विच के एंड जब अपन स्विच ऑफ करने वाले होते हैं तो ये एंड बहुत क्लोज है, जस्ट आपने बटन को ओपन करा तो ये एंड बहुत क्लोज है, तो बहुत क्लोज है और यहाँ पर काफी बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कर देता है एयर का। स्विच के दो नोड्स के बीच में जो छोटी सी एयर हल्का सा स्पेस है, वहां जो भी एयर है उस एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, खूब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करके स्पार्किंग हो जाती है, एयर में से करंट फ्लो हो जाता है, वही करंट हमको स्पार्किंग के फॉर्म में दिखता है। आ रही बात समझ में, है ना। तो ये सेल्फ इंडक्शन ही एक रीजन होता है बटन को स्विच ऑफ करते समय स्पार्किंग का। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, देखो आपको 1 2 3 4 वगैरह में क्वेश्चन है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। चलो, तो आज अपन ने सेल्फ इंडक्शन जस्ट स्टार्ट करा है, अभी पूरा कुछ भी नहीं हुआ, इसके अंदर काफी चीजें बची है। हम इंडक्टर क्या होता है वो पढ़ेंगे, इंडक्टर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएंगे, इंडक्टर को सर्किट में लगाने से क्या होता है वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट हुआ है अपना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन अलग अलग केसेस में हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़कर आइएगा, ये सब कंटिन्यू करेंगे। चलो, और एससीबी में बाकी अपना आज जो डिस्कशन हुआ उसके आगे करिए क्वेश्चन। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अब अपन, बाय सबको।